स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमने अभी तक देख लिया अपने पॉलिटी लेक्चर सीरीज में क्या देखा हमने देख लिया पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड, हमने पॉलिटी का पूरा देख लिया, ठीक है ना, जिसको 4 भाग में हमने चार पार्ट में डिवाइड करके पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड को कवर किया। अगर आप नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाइए देख लीजिए, जबकि वो फैक्चुअल चीज़ है, उसमें थोड़ा सा बोर हो जाता है आदमी पढ़ते पढ़ते, लेकिन हम आपको श्योरिटी देते हैं अगर आप उसे देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में उसे समझाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक नए पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अपने पॉलिटी लेक्चर सीरीज का अगला पड़ाव यह है हमारा संविधान निर्माण एवं इसकी विशेषताएं। एक्चुअली क्या था, पिछले लेक्चर देखिएगा, उसमें थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आया, बोला कि आप संविधान सभा बनाइए, संविधान बनाइए। 1947 में आया एक माउंटबेटन प्लान आया, जिसके तहत भारत शासन अधिनियम आया। बोला गया कि भैया उसमें बस कुछ नहीं था, बोला गया कि चलो आप आज़ाद हो, 15 अगस्त को आपको आज़ादी मिल गई, अब आप आज़ाद हो, अब ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो चलो आज़ाद हो गए हम, लेकिन हमारा जो संविधान निर्माण का कार्य था वो तो 1946 से ही स्टार्ट हो गया था। हमारा जो संविधान सभा का गठन हो गया वो तो दिसंबर 1946 में ही था, उसी समय से हमारा संविधान निर्माण का कार्य स्टार्ट हो गया। तो एक तरफ तो हम आज़ाद हो गए, अब इसको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी से पीछे करते हैं काम को, ठीक है ना। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस समय कितने लोग आए, क्या क्या वर्गीकरण था, किस तरीके से सारा सिस्टम हुआ, इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस में आगे। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि संविधान निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मदद करी, कौन कौन सी चीज़ें, इसके कौन कौन से कारक इसके जिम्मेवार थे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में सबसे पहले संविधान निर्माण की बात की गई थी, ठीक है। आपको सबसे पहला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा कि एम.एन. राव द्वारा ये चीज़ लाया गया था। एम.एन. राव जो थे वो क्या थे, भारतीय साम्यवाद के जनक इनको माना जाता है। तो सबसे पहले ये जो संविधान निर्माण की बात थी, संविधान सभा लाने की बात थी, वो किसके द्वारा प्रतिपादित था, तो एम.एन. राय। एम.एन. राय कौन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत में साम्यवाद के जनक, भारतीय साम्यवाद के जनक कौन है, एम.एन. राय हैं। उसके बाद 1938 में व्यापक स्तर पर जवाहरलाल नेहरू बोले मताधिकार के लिए। आपको पता भी है कि उस समय कम 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त था। जवाहरलाल नेहरू बोले भैया 10% से काम नहीं चलेगा, सारे लोग को करो या और भी ज़्यादा करो, कम से कम 50-70% तो कर दो यार। फिर आया अगर कि हाँ ठीक है, आपको संविधान सभा बनाने के लिए मौका दिया जाएगा, पहले द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी मदद तो करिए, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा उसके बाद आप संविधान बना लीजिएगा। क्रिप्स मिशन आया, ये भी बोला कि ठीक है आप संविधान बना लीजिएगा, संविधान सभा का निर्माण कर लीजिए, लेकिन मुस्लिम लीग तो अस्वीकार कर दिया था। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था, आप देख लीजिए अगर नहीं देखे तो। बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल वे में, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर कुछ गड़बड़ लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कारण बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है ना, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको बेहतर देने का। फिर भी कुछ गड़बड़ होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए धन्यवाद, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक बार बता दें, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम में न फ़ायदा करके, बल्कि आप एक भारतीय हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है, सारा कुछ। आज हम जिंदा हैं, आज हम कहीं भी पूरे देश में घूम लेते हैं तो वो संविधान ही है जो हमें पूरा घूमने की आज़ादी देता है, ठीक है ना। आज कुछ भी बोल लेते हैं, सरकार को गाली भी देते हैं, पुतला दहन कर देते हैं, वो संविधान ही है, ठीक है। पुलिस पकड़ करके ले जाती है, हम तुरंत शोकआउट कर देते हैं, क्यों पकड़े हो, ये संविधान ही है। तो सारा सिस्टम जो है आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या संविधान हमें दिया है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सिस्टम अब धीरे धीरे इसके बाद हमारा पूरा संविधान जो है वो कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, और वहाँ आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये चीज़ें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, यहाँ पे आप फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव आ गया, क्रिप्स मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सारे लोग बोले कि भैया एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए, और फाइनली कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद एक संविधान सभा बन गया। ये 3 सदस्य कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे, ठीक है ना, निम्न में से कौन सदस्य कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। तो पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है ना।
कैबिनेट मिशन बोला कि भाई अब संविधान सभा का गठन कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, संविधान सभा का क्या कर लो, गठन कर लो और अपना संविधान निर्माण करने का कार्यक्रम आप आगे करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या किया गया कि कैबिनेट मिशन जो संविधान निर्माण की बात कही थी, इसको मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया था। कैबिनेट मिशन बोला यार तुम अभी इस हाल में नहीं हो कि देश का विभाजन कर सको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग तो अस्वीकार कर दिया, कोई बात नहीं भाई, अस्वीकार करना है आप करिए, आपकी मर्जी, भारत में और भी लोग हैं और भी पार्टियां हैं। अब यहाँ पर संविधान सभा का गठन होता है। अब संविधान सभा कैसे होगा, क्या इसके फीचर होंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर बोला गया था कि भाई 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट होगा। आप प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे, मतलब डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी बल्कि विधानमंडल के सदस्य चुने जाएंगे। टोटल 389 सीट दिया गया। कितना सीट दिया गया? 389 सीट दिया गया। तो ये 389 सीट कैसे दिया? तो उस समय हम जानते हैं कि भारत में तीन प्रकार की स्थितियां थी, या कह सकते हैं 3 प्रकार का राज्य था। पहला तो एक प्रांत हो गया जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंतर्गत था, दूसरा चीफ कमिश्नरी हो गया और तीसरा देसी रियासत हो गया, ठीक है। तो ये प्रांत टोटल 11 थे, चीफ कमिश्नरी 4 थे और देसी रियासत तो आपको पता है 552 से ज़्यादा देसी रियासत थे उस समय भारतीय स्वतंत्रता के समय। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर हर किसी के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई ताकि किसी को यह न लगे कि हमें कम प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। तो ये जो टोटल 389 सीट का प्रोविज़न किया गया, इसमें 296 प्रांत को दिया गया, क्योंकि प्रांत सबसे ज़्यादा थे और सबसे बड़ा इलाका कवर करते थे प्रांत। 296 प्रांत को दिया गया और देसी रियासत को 93 दिया गया। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना है कि जो देसी रियासत को 93 दिया गया, तो क्या वहाँ चुनाव होना था? नहीं, वहाँ पर देसी शासक या देसी राजा जो थे वो सिर्फ नॉमिनेट कर देते कि हाँ मेरे तरफ से ये मेंबर जाएगा, मेरे तरफ से ये मेंबर जाएगा। तो वहाँ पे नॉमिनेशन का काम होने वाला था, लेकिन जो प्रांत थे वहाँ पे निर्वाचन होने वाला था, वहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोग आने वाले थे। अब इतना ही नहीं, ये जो प्रांत था तो इस प्रांत को भी बांटा गया। हम बताए आपको कि प्रांत जो था वो 2 तरह कैसा था, एक चीफ कमिश्नरी था और बाकी जो था मुख्य प्रांत था, ब्रिटिश भारत के अधीन थे। तो इसमें 11 ब्रिटिश भारत के अधीन थे और 4 चीफ कमिश्नरी था, आपको बताएं। तो 292 सदस्य जो थे वो 292 सदस्य को ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो प्रांत थे उससे दिया गया कि भाई आप 292 सदस्य का निर्वाचन करवाइएगा। और जो 4 चीफ कमिश्नरी थे, ठीक है ना, उसको दिया गया 4। चीफ कमिश्नरी को कितना दिया गया कि 4, आप 4 सदस्य देंगे, तो 92 4 96 हो गया, प्रांत को 96 मिल गया और देसी रियासत को 93 मिल गया। इस तरह से टोटल 389 सीट हो गया। समझ में आ गई कोई दिक्कत? और पूरे प्रांत के सीट को मुख्य रूप से 3 भाग में विभाजित कर दिया, मुस्लिम का, सिख का और सामान्य में हो गया हिंदू आपका, उसके बाद ईसाई हो गए या बाकी जितने भी दलित उलित जितने भी हो गए वो सारे के सारे हिंदू सामान्य में आ गए। उनके जनसंख्या के अनुपात पर वो पूरे सीट का डिवीजन कर दिया गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या आधार रखा गया था, तो धर्म रखा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये 3 आधार रखा गया था। ये किस तरीके से थी? तो नॉमिनेशन भी हुआ था और साथ में इलेक्शन भी हुआ था। तो इस तरीके से थी, उसको कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से लोग चुनी हुई थी, बल्कि कुछ हद तक के नॉमिनेटेड थी और कुछ हद तक के क्या थी, निर्वाचित थी, ठीक है। आधा नॉमिनेटेड, नामांकित और चुनी हुई। यहाँ पर बोला गया कि भाई एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से आप प्रत्यक्ष चुनाव, अभी भी एकल संक्रमणीय पद्धति और समानुपाती प्रतिनिधित्व आता है बहुत सारे लोगों का, एक अनुपात में प्रतिनिधि करना ही समानुपाती प्रतिनिधित्व कहलाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ये तो हमने बता ही दिया। इन सब चीज़ के लिए जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई में चुनाव हुआ 1946 में और लोग मेंबर आ गए। अब कितने मेंबर आ गए टोटल? तो कांग्रेस के टोटल 208 सीट आए, मुस्लिम लीग से 73 आए और 15 अन्य से आए। 208, 73 और 15, ठीक है ना। तो ये सीटों का वर्गीकरण हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो विधानसभा के लिए चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस कितने सीट पर विजयी हुई, मुस्लिम लीग कितने सीट पर विजयी हुई और अन्य पार्टी का या अन्य धर्म संप्रदाय का कितना मिला। इसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर भी पूछ देता है कि कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, कितने सिख थे।
तो चूँकि भारत हिंदू बहुल इलाका था तो सबसे ज़्यादा सामान्य से 213 लोग आए, 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। तो इन बातों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और चीज़, अब देखिए जो हमारा संविधान सभा था उसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था। यद्यपि बहुत ज़्यादा महिला नहीं थे, लेकिन हाँ 15 महिला उसमें पहुंच गई थी। महिलाओं का भी योगदान था हमारे संविधान सभा में, याद रखिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में महिला तो बहुत काम की ना। आपको पता होगा एक नॉर्थ ईस्ट के एक रानी गॉर्डिनलिव थी, उनको तो रानी का उपाधि दिया गया था जवाहरलाल नेहरू ये सब के द्वारा। ठीक है, वो बेचारी उस समय क्या बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय वो जेल गई, जेल के बाद वो भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद ही वो वापस निकल पाई। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हम लोग बाद में देखेंगे। एक्चुअली क्या है ना, संविधान का जो स्टार्टिंग रचना है और हिस्ट्री ये बहुत हद तक मेल खाता है। तो हिस्ट्री अगर आप समझेंगे तो संविधान समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो वो तो चलिए, इसके बाद हिस्ट्री का जो अपना पॉलिटी का लेक्चर सीरीज खत्म होगा उसके बाद हिस्ट्री का हम लोग लेक्चर सीरीज देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत बेहद सामान्य भाषा में बहुत ईजिली आप जिस लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में यहाँ रखने का कोशिश किया गया है। एक बार फिर से कहते हैं, हमारे चैनल को दिल है दिमाग है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करने का दिल करता है कर दीजिए, पसंद नहीं आता है तो भी बता दीजिए भैया ये दिक्कत है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, महिला कितने थे? 15, अनुसूचित जनजाति 33। महिला कितने? 15, अनुसूचित जनजाति 33। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि हर जगह के लोग आए, देसी रियासत से भी लोग आए, चुनाव भी हो गया, महिला भी आ गई, अनुसूचित जनजाति का भी प्रतिनिधि हो गया। यहाँ पर एक ऐसा राज्य देसी रियासत था जो इसमें अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, वो कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल भी हुआ था हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो करना पड़ा था, पुलिस कार्रवाई। ठीक है ना, उसको रियासत में वल्लभ भाई पटेल उसको पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत उसको मिलाए थे भारत में। तो ये हैदराबाद बोला भाई हम किसी को नहीं भेजेंगे, हमको ये संविधान सभा नहीं चाहिए, तुमको जो करना है अपना तुम करो, हमें कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, इसमें अगर पूछे कि वो रियासत कौन सा था जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका प्रतिनिधित्व था, तो वो मैसूर। कौन था? मैसूर। यहाँ से 7 प्रतिनिधि आए थे। चलिए, इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे सिस्टम में जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अम्बेडकर थे, बड़े बड़े नेतागण थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ देश को आज़ाद किए, उसके बाद उनका वो ज़्यादा उन्हें रहना चाहिए था। अगर वो रहते तो हमारी जो संविधान अभी है इसका रूप रेखा कुछ और होना था, पर नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला सिस्टम क्या है। तो अब संविधान सभा तो हो गया, चुनाव हो गया, लोग आ गए, जिसको जितना आना है आ गए। अब भैया अब जब चुनाव हो गया तब काम भी किया जाए ना। तो काम करने के लिए सबसे पहली बार एक बैठक की गई, जिसे 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। अब तत्कालीन प्रभाव से उस समय सबसे वरिष्ठ नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बोला गया कि भाई आप तत्काल प्रभाव से अध्यक्षता संभाल लीजिए, क्योंकि जब कभी बैठक होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई अध्यक्ष तो होना जरूरी है ना, तो वहाँ पे ये अध्यक्षता संभाल लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, याद रखिएगा। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। पुनः 2 दिन बाद, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो बैठक हुई इस बैठक को मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया। देखिए क्या राजनीति, शुरू में तो वो बोला कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, फिर चुनाव में आया, देखा कि सीट कांग्रेस तो बहुत ज़्यादा जीत गया, हम कम जीते, इसको मुस्लिम लीग अस्वीकार कर दिया, बोला कि हम नहीं बैठक में भाग लेंगे। बोला मत ले यार, जब लेना ही नहीं है तो मत ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उस समय तक तो हम लोग तो 1947 में देखे कि भारत को आज़ाद करने के साथ साथ पाकिस्तान भी बनाया गया। यह तो 1946 की बातें चल रही है। उस समय तो पाकिस्तान बनाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था, कैबिनेट मिशन मना कर दिया था कि भैया पाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ये मुस्लिम लीग आया ही नहीं, बहिष्कार कर दिया, बोला कि हमको संविधान सभा में नहीं जाना है। फिर 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई, यहाँ पर सारा कार्य प्रणाली सही ढंग से आ गया। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, परमानेंट। बोला कि आप अब परमानेंट प्रेसिडेंसी का सीट संभालिए, कोई बात नहीं है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाली बात है। इसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, 2 उपाध्यक्ष, एक नहीं 2 बनाए गए, याद रखिएगा। HC मुखर्जी, TT कृष्णामाचारी,
कई एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन उपाध्यक्ष थे? टी कृष्णामाचारी, एस सी मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, BN राव। ऑप्शन में आ जाएगा 1, 2, 2, 3, 1 से अधिक। बीपीएससी का तो आप जानते हैं झंझट। और इसके साथ ही BN राव को संवैधानिक सलाहकार। अब ये हो गया सिस्टम कि यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया गया, उपाध्यक्ष बना दिया गया, संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। अब बोला गया कि अब कार्रवाई स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब सारा सिस्टम हम लोग सिस्टमेटिक हो गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे कार्रवाई स्टार्ट होगी, ये हम लोग देखेंगे। अब आता है, अब ठीक है, हम लोग तो अब सारा काम कर दिए, कोई बात नहीं। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक, 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हो गई। अब कार्रवाई करना है, तो कार्रवाई करने के लिए कुछ हमारा एक मोटो तो होना चाहिए कि किस उद्देश्य से काम करना है, ठीक है ना, क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेवारी उठाए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोले कि चलो तुम लोग टेंशन ना लो, हम इसको बताते हैं। ऐसे भी जवाहरलाल नेहरू थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, समाजवादी पक्ष के लोग थे, मतलब पक्षधर थे, तो वो थोड़ा बोले कि चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो यार, हम है ना यहाँ पे, प्रधानमंत्री ऐसे थोड़े बनेंगे, हम हैं ही हैं, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे क्या किया गया कि उन्होंने 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव लाया, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको कहते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि एक्चुअली हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, क्या क्या रखना है, ये सब सारा चीज़ उसमें था। यही हम लोग देखेंगे कि बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही जो है प्रस्तावना का रूप धारण करता है, और हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है यही उद्देश्य का है, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। इसमें एक्चुअली इसमें किया गया था क्या कि संविधान का क्या मुख्य रूप से इसका क्या मौलिक अवधारणा होगा, क्या क्या उस संविधान में मिलेगा, उसका क्या दर्शन होगा, उसका क्या मूल्य होगा, क्या उद्देश्य हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें संक्षेप में दी हुई थी कि इन आधारों पे हमें संविधान का निर्माण करना है। तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो आगे चल करके प्रस्तावना भी बना। 13 दिसंबर में इसको प्रस्तुत किए संविधान सभा के सामने कि लो भाई ये है हमारा उद्देश्य, अगर आपको अच्छा लगता है तो ओके कर दो, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दो। तो अब भाई जवाहरलाल नेहरू लाए थे और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी, तो हर लोग स्वीकार कर लिए, एकदम बहुमत से, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए। बोले कि 22 जनवरी कब स्वीकार किया गया, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, फिर कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। बोला कि चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, ये एक चीज़ अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम लोग क्या देख रहे थे, कैबिनेट मिशन आया, एक बार रिकॉल करते हैं। कैबिनेट मिशन आया, वहाँ पर बोला कि संविधान सभा का निर्माण कीजिए, हमने कर लिया। उसके बाद 1946 में हमने संविधान सभा का निर्माण कर लिया, बोला ओके चलो ठीक है। चुनाव हो गए। उसके बाद 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव आ गया। तब तक पाकिस्तान के रूप में तो अलग देश बना नहीं था, जनवरी तक तो बना ही नहीं था, ये तो बाद में बना है, ठीक है ना। तो मार्च में याद है ना, माउंटबेटन आए थे, हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था, माउंटबेटन आए थे मार्च में, ठीक है ना। उसके बाद मार्च के बाद ही अप्रैल में ये अपना प्रस्तुत किए थे वहाँ पे, जून जुलाई में ब्रिटेन गया, वहाँ से क्लियर होकर के फिर आया 1947 का अधिनियम। उस समय तक तो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का अलग होने का कुछ झंझट ही नहीं था। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में, क्योंकि उस समय क्रोनोलॉजी में आ जाता है, जबकि हम लोग पढ़ लिए पहले। इसमें क्या था, इसमें बोला गया था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय होगा। कहने का मतलब यहाँ पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है, जो चाहे वो कर सकती है संविधान सभा, कोई झंझट नहीं है। 2 कार्य इसका होगा, एक तो संविधान निर्माण करना और दूसरा देश के लिए कानून बनाना, ठीक है। ये थोड़ा समझ लेते हैं। 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें क्या बोला गया कि संविधान जो है स्वतंत्र होगा, किसी से कोई झंझट नहीं, संप्रभु निकाय होगा। इसका 2 काम होगा मुख्य रूप से, संविधान का निर्माण करना, देश के लिए विधि बनाना। उसके बाद तीसरा इसका झंझट क्या हो गया कि मुस्लिम लीग बाद में अलग हो गई, तो पहले जो 389 सीट था वो तो कम जाएगा ना भाई, क्या हो जाएगा, वो तो कम जाएगा। और उस समय जब फाइनली जो चुनाव होकर के 389 तो रखा गया था, लेकिन जो फाइनली लोग आए थे सभी जगह से, वो टोटल 299 आए थे, ठीक है। इस कारण तो मुस्लिम लीग अलग हो गई, तो जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो अलग हो गए, तो टोटल सीटें कितनी हो गई, 299 टोटल कितनी हो गई मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद, याद कीजिएगा। टोटल 389 था, सॉरी 393 था, 393 था या 389 था, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसमें से मुस्लिम लीग अलग हो गई, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी हुई थी, वो अलग हो गई। अब बच गया हमारा कितना, 299। 31 दिसंबर 1947 के हिसाब से 229 प्रांत से थे और 70 रियासत से थे। 73 रियासत को दिया गया था, जिसमें 70 रियासत से थे और 229 प्रांत से थे। तो ये फैक्ट थोड़ा आप समझ लीजिए, मुस्लिम लीग के साथ क्या स्थिति थी और मुस्लिम लीग के बाद
क्या स्थिति थी। इसके अलावा कुछ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। 22 जुलाई को अगस्त में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 22 जुलाई को कुछ चीज़ें अपनाई गई थी, तो वो देख लेते हैं। हमारा जो राष्ट्र, अब चूंकि भारत तो स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया तो एक झंडा चाहिए, तो 15 अगस्त के पहले झंडा की व्यवस्था करना होगा कि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होगा। तो तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज माना गया और इसका घोषणा कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल में बोला कि हम भी सदस्य रहेंगे। भाई ब्रिटेन का इतना दिन तक की योगदान रहा है, तो अचानक कैसे भूल जाए? इतना दिन का दोस्ती प्यार सब एक दिन में ख़त्म कर दे यार, ऐसा तो होगा नहीं यार, हैं? तो इसलिए भारत बोला कि भाई राष्ट्रमंडल में हम होंगे, तो 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले लिया। राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को, राजेंद्र प्रसाद भी इस दिन राष्ट्रपति बने थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रमंडल में भारत कब सदस्य बना, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया, राजेंद्र प्रसाद कब ये बने, ये चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो थोड़ा साइड की कुछ बातें थी। अब है कि संविधान सभा का वाचन मतलब बैठक कब इस पर बहस हुई। तो पहला चीज़, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, सबसे छोटा वाचन था, बस 5 दिन की बहस हुई। द्वितीय वाचन काफ़ी बड़ा था, वो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक, और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक था। ये इतना वाचन हुआ, बहुत लोग मेहनत किए भाई, ऐसा थोड़े था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया इसको बनाने में। टोटल 60 देश का संविधान अध्ययन किए हमारे संविधान सभा के लोग, ठीक है ना। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ। सबसे लास्ट बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, पता है ना आप लोगों को। तो लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पर अंतिम रूप से 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे, यह बात ध्यान रखिएगा। संविधान एग्जाम में पूछता है कि अंतिम रूप से संविधान सभा पर कितने लोगों का हस्ताक्षर था, तो कितने लोगों का था? 284 सदस्यों का हस्ताक्षर था। टोटल 299 सदस्य रह गए थे, जिसमें 284 ही उस दिन शामिल हुए थे और 284 लोग संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, और इस तरह से संविधान सभा हमारा बन गया था। अब कुछ चीज़ समझते हैं कि संविधान बनाने के लिए कुछ एक कार्य समिति का गठन किया गया था। मतलब कार्य समिति क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट था कि भाई ये डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, इससे संबंधित आप कार्यवाही कीजिए, और उसमें जो जो तथ्य है उस तथ्य को आप सामने लाइए। तो उस तरीके से 13 मुख्य समिति बनाई गई थी, जिसमें कुछ हम देखते हैं और कुछ उप समिति बनाई गई थी। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। संघ शक्ति समिति, इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघ किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास में था। और राज्य के लिए समिति, 2 चीज, संघ और राज्य समिति जो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति किसके पास? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास में, क्योंकि प्रधानमंत्री बने तो हेड संघ। तो इस तरीके से आप याद कीजिए। प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल, और उसका मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी जो है परामर्श समिति थी, यह भी वल्लभ भाई पटेल। मतलब वल्लभ भाई पटेल के पास में 2 समितियां थी। पहला तो प्रांत से रिलेटेड, जिसके तहत ये 552 रियासत को मिलाए थे, और उसके बाद दूसरा था मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी समिति, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, आगे हम लोग देख लेंगे। प्रारूप समिति में थोड़ा डिटेल उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति कब आया, कौन कौन मेंबर थे, ये सब थोड़ा देख लेते हैं आगे। उसका बाद मूल अधिकार का जो मुख्य समिति था सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये में अध्यक्षता में। उसके अलावा उप समितियां थी, जैसे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई जो थे वो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक दोनों का परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें मूल अधिकार का एक अलग उप समिति था, अल्पसंख्यक का एक अलग उप समिति था। इस समिति के अध्यक्ष जो मूल अधिकार का था JV कृपलानी, अल्पसंख्यक का SC मुखर्जी। एक्चुअली देखिए, ये याद करना होगा, कुछ ट्रिक लगाना होगा। संघ एक बार रिकॉल करते हैं। संघ जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, जानते हैं आप लोग। मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, मूल अधिकार उप समिति का JV कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति का SC मुखर्जी। उसका बाद एक और चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, ये राजेंद्र प्रसाद के था।
तो ये कुछ मुख्य समितियां थी। उसके अलावा फिर साइड के कुछ संविधान सभा कार्य समिति, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, पता है ना, जीवी मावलंकर, ठीक है। उसका कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछता है क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के पास में क्या था, संचालन समिति भी था, प्रक्रिया समिति भी था, राष्ट्र ध्वज के समिति भी था। उसका बाद सदन समिति सीतारामैया, सदस्य सदन सदस्य सीतारामैया। राजेंद्र प्रसाद चूंकि प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट सबसे उच्च अधिकारी होता है देश का, तो राष्ट्र ध्वज से संबंधित राष्ट्र ध्वज भी हमारे यहाँ काफ़ी आदरणीय माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ जो भी आपको लिंक लगे आप लिंक लीजिए, याद कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रारूप समिति। तो ये प्रारूप समिति क्या था, प्रारूप समिति था कि भाई संविधान का प्रारूप क्या होना चाहिए। हमारे जो BN है इनके द्वारा ये तैयार था, ठीक है ना, संवैधानिक सलाहकार थे प्रारूप समिति। उसके बाद B.R. अम्बेडकर जो थे, इनको संविधान का पिता भी, संविधान का जनक भी बोला जाता है, तो इन्हीं को दे दिया गया कि लो भैया आप पकड़ो, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जो थे वो दलितों का नेता थे, तो लगा कि दलितों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, तो इसलिए B.R. अम्बेडकर को भरपूर मौका दिया गया कि आप अपने हिसाब से संविधान को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। B.R. अम्बेडकर एक प्रारूप तैयार किए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, जिसके अन्य 6 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर था। उसमें उनका ये काम था कि संविधान का प्रारूप क्या हो, कैसे हो, ये इन चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। इसे कब तैयार किया गया, कब इसको प्रस्ताव में लाया गया, तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें अन्य सदस्य कौन थे, B.R. अम्बेडकर तो बता दिया आपको, ये अध्यक्ष थे। हाँ, एक चीज़ और, इनके बारे में पूछा जाता है कि B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन जो है वो संविधान सभा में कहाँ से हुआ था। तो शुरू में तो बंगाल से हुआ था, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया उसके बाद ये पुनः मुंबई से निर्वाचित हुए। तो अगर क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पहले B.R. अम्बेडकर बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे, बंगाल प्रेसिडेंसी से। उसके बाद जब बंगाल का विभाजन हो गया, जब भारत विभाजन हो गया, तो बंगाल 2 भाग में, एक वेस्ट बंगाल बट गया और एक ईस्ट बंगाल जो आज के डेट में बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो फिर दोबारा ये मुंबई से इनका निर्वाचन हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं 6 सदस्य। तो देखिए इसमें बहुत आसान है, ये 6 सदस्य का नाम याद करना, क्योंकि इसमें अधिकतर सदस्य के जो है ना वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड कोई ना कोई नाम है, इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। अधिकतर सदस्य का नाम जो है कृष्ण भगवान से, जैसे गोपाल स्वामी तो गोपाल कृष्ण को कहते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी कृष्ण का नाम, माधव राव माधव भी कृष्ण को कहते हैं, कृष्णामचारी टी कृष्णामचारी, ठीक है ना। तो ये 4 नाम तो आपको ऐसे ही कंप्लीट हो गया कि कृष्ण से संबंधित नाम है, तो आप कहीं ऑप्शन देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए, हमारा मुद्दा यह है कि आप चीज़ों को समझिए, एंजॉय कीजिए और आप इसको इस तरीके से याद कीजिए ताकि आप कहीं देखिए क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में नहीं थे। तो गोपाल स्वामी हो गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, माधव राव हो गए, टी कृष्णामचारी हो गए, के.एम. मुंशी हो गए, मोहम्मद सदातुल्ला हो गए। आपके लिए HW एक है कि इनमें कुछ सदस्य, 2 सदस्य ऐसे थे जो किसी और के बदले आए और किसी और के बदले गए, एक की मृत्यु हो गई थी, एक और बदल गए। तो आप इन दोनों में उसको कैटेगराइज कीजिएगा और वो कौन थे, कौन गए, कौन आए, इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये आप किताब पढ़िए, क्योंकि सिर्फ वीडियो थोड़े देखना है, आप भी मेहनत करना है। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए ना, सारा चीज़ हम ही दे दें, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली, अब थोड़ा बहुत कुछ विशेषताएँ हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे लंबा संविधान है हमारा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, अभी तो लगभग 12 अनुसूची, लगभग क्या कंफर्म है 12 अनुसूची हो गया। अनुच्छेद देखिए आज के डेट में अनुच्छेद लगभग 450 के आसपास में हो गया है, ठीक है ना। कितना अनुच्छेद हो गया 450, लेकिन सब एक अगर पूछा जाए कि कितना अनुच्छेद है आज के डेट में तो 395 ही है, क्योंकि एक अनुच्छेद है ना तो उसी में ABCD करके डाल दिया गया है। ऐसे तो देखा जाए तो 450 हो गया के आसपास हो गया है, लेकिन मूल रूप से वही 395 के अंतर्गत ही किया गया है। भाग भी हमारा 22 ही है। तो अभी सिर्फ बदला है क्या, तो अनुसूची कितने हो गए हैं 12, याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित था उसमें कानून। 10वीं अनुसूची दल बदल काल अधिनियम के विरुद्ध था। 11वीं अनुसूची अपना पंचायती राज व्यवस्था पर था। 12वीं नगर पालिका पर था, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। वर्तमान में वही 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची हो गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसमें विशेषता क्या है। तो हमारे संविधान के जो लोग थे, जो संविधान सभा का गठन किया गया था,
और जो संविधान बनाया जा रहा था, लोग काफ़ी बुद्धिजीवी थे, बहुत मेहनत किए इसमें, ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे ही छोड़ दिए, बहुत मेहनत किए थे और वो कोशिश किए। 60 देशों का संविधान लगभग उन्होंने स्टडी किया, उसके बाद हमारे देश का संविधान बनाया गया, ठीक है। तो वो कोशिश किए कि भारत को हर तरीके से बेहतर बनाया जाए और हर तरीके से बेहतर चीज़ दिया जाए। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ऐसे तो संविधान में बहुत सारी कमियाँ रही, जो कि धीरे धीरे कमियाँ बहुत सारी उभर के आई। बाद में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का भी नियम प्रतिपादित किया है। तो हम लोग एक अगला लेक्चर प्रस्तावना से पहले देखते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें ये समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या कमियां रही। क्योंकि एक्चुअली क्या था ना कि संविधान सभा के लोग ये सोचते थे और ये चाहते थे कि भाई इसमें बहुमत और ये न करवाइए कि इतने लोग पक्ष में, इतने लोग सपोर्ट में, ऐसा नहीं करवाइए। आप पूर्ण रूप से हर किसी को से समझौता कर लीजिए और हर किसी को समझा दीजिए और इसमें बहुमत उम्मत का झंझट नहीं, सर्वसम्मति से पारित करने का प्रयास कीजिए। अब ये जो सर्वसम्मति वाली बात थी ना, अगर मान लीजिए कि कहीं किसी बात को लेकर किसी सदस्य में झंझट था या कोई प्रश्न या कोई तरह का सवाल भी था, तो उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, एक दूसरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारी संविधान की कमियां ढक गई, जो कमियां थी वो कमियां एक्चुअली सामने आ ही नहीं पाया और इसी कारण हमारे संविधान को दो रूप दिया गया है। ये न तो लचीला है और न कठोर है। मतलब संविधान सभा के लोग जानते थे कि इसमें बाद में बहुत सारी कमियां आएगी, इसलिए इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया कि न तो बहुत आसानी से आप संशोधन कर सकते हैं और न संशोधन करने के लिए बहुत मुश्किल होगी। जब आप चाहें तो एक इसमें अलग अलग 3 नियम है संशोधन करने का, आप चाहें तो इसमें कोई भी नियम ला सकते हैं, कोई भी नियम निकाल सकते हैं, कुछ भी हटा सकते हैं आप बाद में। तो ये संशोधन करने का व्यवस्था दिया गया। तो इनके समझौतापूर्ण और जो ये पूरा का पूरा सर्वसम्मति से जो पारित हुआ ना, इस चक्कर में बहुत सारी कमियां भी रह गई थी, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं भी थी। इन विशेषता कमियां हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में बनाएंगे एक बहुत बेहतर। आप तो हमारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ स्टार्ट होगी नेक्स्ट लेक्चर से और हमें बहुत अच्छे चीज़ समझने को मिलेगा और हम आपको बता देते हैं, इंश्योर कर देते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा संविधान बहुत ईजी लगेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके मुख्य विशेषताएं क्या है। एकल नागरिकता की व्यवस्था थी 1989 में, 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष था मिनिमम एज, फिर 61वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। कब, 1989 में। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में इंदिरा गांधी जो थी वो तानाशाह बनने का कोशिश की थी, उस समय कंट्रोल उसको कौन किया, सुप्रीम कोर्ट ही किया। और आज भी जब कभी भी हमारी विधायिका तानाशाह बनने का कोशिश करती है, न्यायपालिका उसको कंट्रोल कर लेती है। ये संविधान से उसको ताकत मिला हुआ है कि भाई आप स्वतंत्र रहिएगा। NJAC आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको टिकने नहीं दिया, बोला भाई ये तो असंवैधानिक है, हमें तो स्वतंत्र रहना है, निष्पक्ष रहना है, आप कहाँ हमारे में इंटरफेयर कर रहे हो। न लचीला है न कठोर है, ये हम लोग आगे देखेंगे। संविधान संशोधन, संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ संसद रहेगा, ठीक है ना। अध्यात्मक प्रणाली यहाँ पे नहीं है, यहाँ की जो सरकार है, कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगी। मूल अधिकार दिया गया, मूल कर्तव्य दिया गया, नीति निर्देशक तत्व दिया गया। इसमें दिया गया कि नागरिक के भी अधिकार है भाई, ऐसा नहीं है। इन सब सारी चीज़ों को हम समझेंगे। नागरिक का अधिकार राज्य के विरोध में दिया जाता है, निगेटिव प्रकृति है। नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे हम लोग, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। बस थोड़ा समझ लीजिए कि क्या विशेषताएं थी। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भी लाया गया, ये तो उस समय मूल संविधान में नहीं था, बाद में लाया गया 73वां 74वां में। आपातकाल का उपबंध था, पंथ निरपेक्षता था, समाजवादी से संबंधित थे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें थी हमारे संविधान में जो इसको विशेषता प्रदान करता था। इसके साथ साथ कुछ और भी तथ्य हम लोग देख लेते हैं। तो विशेषता देख ले तो पहले इसका कुछ कमी भी देख लेते हैं, है ना, उसके बाद अन्य तथ्य को ध्यान देंगे। इसमें बोला गया कि भाई आप बोलते हैं कि ये तो संप्रभु निकाय है, संप्रभु निकाय कहाँ है, आप तो सारा काम वैसे किए जैसा अंग्रेज चाहते थे। कैबिनेट मिशन आया, वो सारा प्रोविज़न रखा, आप उसी के हिसाब से काम किए। आप कहाँ से आप कह रहे हैं कि ये संप्रभु है। तो इसलिए ये इनकी कमियां में ये देखिए, एक्चुअली ये पीटी में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप जब मेंस में लिखेंगे तो मेंस में आपको ये काफ़ी फायदा करने वाला है, आलोचनात्मक तत्व, विशेषताएं, ये सब। उसके बाद दूसरा बोला भाई प्रतिनिधि निकाय नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आप तो बहुत सारा सीट तो नॉमिनेट किए थे, जनता द्वारा तो चुना ही नहीं गया था, ठीक है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आम जनता का पूरा प्रतिनिधित्व इसमें शामिल था। ये तो पूरा प्रतिनिधित्व निकाय था ही नहीं। देसी रियासत से जितने भी लोग आए थे वो नॉमिनेट होकर के आए थे।
उसके बाद बोला कि ये तो कांग्रेस और हिंदू बहुल था, मुस्लिम लीग तो साइड ही हो गई थी, तो ये तो कांग्रेस और हिंदू इसमें ज़्यादा थे। और उसके बाद तीसरा चीज़, बहुत ज़्यादा समय ले लिया भाई, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, क्या किए तुम इतना, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा समय लग गया। तो ये सब कुछ आलोचनात्मक तथ्य थे, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अन्य तथ्य समझ लेते हैं कुछ। इसमें क्या है, संविधान दिवस मनाया जाता है कब से, 2015 से स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्मदिन था। कब, तो 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू भी हुआ। तो इस चक्कर में 26 जनवरी से क्या कर दिया गया, संविधान दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। कब से, 2015 से। एक चीज़ और, संविधान सभा का जो संकेतक था वो क्या था, तो हाथी था संकेतक के रूप में। क्या था, हाथी। जैसे अभी हमारा राज्य चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है ना, शेर वाला, हाँ उसी तरीके, सारनाथ वाला, उसी तरीके से हाथी था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26, अच्छा एक चीज़ और बता सकते हैं, ये 49 में ही पूरा संविधान एकीकृत हो गया था, संविधान को स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फिर 26 जनवरी 1950 का इंतजार क्यों किया गया? अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो आपको बताते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, रावी नदी के तट, याद है, ये हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो इसी कारण 26 जनवरी 1930 को जो बनाया गया था, तो 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था, और इस ऐतिहासिक दिन को और ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी को बोला गया भाई 1 महीना रुक जा, क्या फर्क पड़ता है। इसमें नक्सान नवीस मतलब इसका जो पूरा नक्शा ये सब किए थे वो कौन किए थे, एस एन मुखर्जी किए थे। हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित था ये। सजावट नंदलाल बोस, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम में इस तरह का फैक्चुअल चीज़ पूछ देता है कि सजावट किसके द्वारा किया गया था, नंदलाल बोस। हस्तलिखित कौन हाथ से लिखे थे, प्रेम बिहारी। नक्शबीन कौन थे, तो एस एन मुखर्जी। संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो बसंत कृष्ण वैद्य। पहले क्या था, अंग्रेजी में था, बाद में इसको हिंदी में कौन किया, बसंत कृष्ण वैद्य। तो ये थी हमारे संविधान के कुछ विशेषताएं, कुछ तथ्य, ये सब सारी चीज़ें थी। तो ये हमारा ये जो पूरा हम लोग इन चीज़ों को समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक छोटा सा और, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। संविधान का स्रोत, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था, यहाँ से मूल अधिकार लाया गया। क्या लाया गया, मूल अधिकार, राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित और न्यायिक पुनर्विलोकन। याद रखिएगा, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये कहाँ से है, अमेरिका। अ से अधिकार, अ से अमेरिका, ठीक है। संविधान ऊपर है, सर्वोच्च है, कहाँ से, अमेरिका। कनाडा से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल नियुक्ति। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, अफ्रीका से संशोधन। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। रूस से मूल कर्तव्य, और ब्रिटेन से तो जानते हैं, ब्रिटेन का तो सारा चीज़ ब्रिटेन का ही है, राष्ट्रपति हेड होगा ब्रिटेन का, संसदीय व्यवस्था होगा ब्रिटेन का, एकल नागरिकता होगा ब्रिटेन का। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से लगी। तो ये मुख्य कुछ हमारे सोर्स थे संविधान के, इसे आप ध्यान लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 4 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मंत्रिमंडल तो बता ही दिए थे आपको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन है, अब 1 मिनट इसको कर ही लेते हैं, आइए देखते हैं। संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा से कहाँ से निर्वाचन हुआ था, तो इनका पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। बाद में ये भले बने थे मुंबई से, लेकिन शुरू में निर्वाचन बंगाल से हुआ था। संविधान सभा को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा। संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो आइए इसका थोड़ा सा 1 मिनट कन्फ्यूजन थोड़ा देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, 4th का बी, आप देख लीजिए, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। तो 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उसके बाद फिर देख लीजिए, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, आपको बता ही दिए थे, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे।
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निश्चय किस लिए लिया गया? क्योंकि इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। आप देख लीजिएगा ये सब सारी चीज़ें। भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ठीक है ना। उसके बाद भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934, बताया था हमने बताया था आपको। संविधान सभा उपस्थित सदस्यों की संख्या 284 जो हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए आगे, संविधान के विभिन्न पहलू के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो 13। हमने बताया था आपको कि 13 समितियों का मुख्य समितियां थी। कितनी? 13 का गठन किया गया था। चलिए आगे, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। तो ये इसलिए हमने डाला है कि आप समझ सकते हैं कि हम आपके पूरे जो एरिया है उसको कवर कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है ना। संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे, बताया गया था आपको। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पुनर्गठित संविधान सभा में प्रांतों से कितने प्रतिनिधि आए थे? तो 208 प्रतिनिधि आए थे, ठीक है ना। उसके बाद 229 प्रतिनिधि आए थे। कितने आए थे? 229, आपको बताया गया था। मुस्लिम लीग जब अस्वीकार कर दी थी उस समय। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव किस आधार पे हुआ? तो सर्वमताधिकार पे हुआ था? नहीं। किस आधार पे हुआ था? वर्गीय मताधिकार पे। कुछ वर्ग के लोग ही आए थे, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा किस प्रांत का प्रतिनिधित्व नहीं था? तो हैदराबाद का, ये आपको हम बताए थे। तो ये हो गया हमारा पूरा ये चैप्टर, संविधान के निर्माण विशेषताएं कहाँ से ली गई। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको याद करने का कोशिश करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से संपत्ति सूची, रूस से मूल कर्तव्य, ब्रिटेन से हमारा संसदीय प्रणाली। इसके अलावा किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं, किताब पढ़ना ही पढ़ना है। या आप चाहे तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है। धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।